आधी रात का सन्नाटा, धड़ाम से टूटता बेडरूम का दरवाजा और दुनिया के सबसे शक्तिशाली तेल भंडार वाले देश के राष्ट्रपति की बेबसी, जिस निकोलस मादुरो को फोर्ट यूना की दीवारें सुरक्षित रखती थी, सुरक्षित तो वो मानते थे इस जगह को, उन्हें अमेरिकी कमांडोज ने एक आम मुजरिम की तरह उनके अपने ही बिस्तर बेडरूम से दबोच लिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि शिकार अब वॉशिंगटन की गिरफ्त में है। मदुरो की पत्नी को बालों से घसीटकर बाहर ले जाना और एक मौजूदा राष्ट्रपति को पिंजरे में डाल देना विश्व इतिहास की सबसे दहला देने वाली घटना बन गई। इसके साथ ही आज जिक्र करेंगे दिल्ली दंगों के मामले में क्यों उमर खालिद को राहत नहीं मिली, जबकि 5 अन्य के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। बात होगी खेल के मैदान पर मची उस सियासी हलचल की जिसने बांग्लादेश को आईपीएल और वर्ल्ड कप से दूर कर दिया, और आखिर में बजट 2026 का वो पूरा विश्लेषण जो कि आपकी जेब और भविष्य तय करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ ड्रग तस्करी और तानाशाही के खिलाफ एक जंग है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को रक्षा विशेषज्ञों की नजरों से देखें तो इस ऑपरेशन वेनेजुएला की परतें बहुत गहरी और रणनीतिक नजर आती है। मामले पर हमारी सहयोगी ऋचा ने बात की ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से। जरा सुनिए वो क्या बता रहे हैं। तेल और जो नाकेबंदी और नार्को टेररिज्म की जो बात कर रहा है, आरोप जो लगा रहा है, क्या ये युद्ध के बहाने हैं या ये असली वजह है? देखिए, नार्को टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं कि ड्रग्स पेडलिंग कर रहे थे मदुरा या वेनेजुएला से ही सारे ड्रग्स अमेरिका में जा रहे हैं, ये इसमें सत्यता है नहीं। जितने भी लोग इस फील्ड में डील करते हैं सबको मालूम है कि अमेरिका में जितने ड्रग्स पकड़े जाते हैं या जितने ड्रग्स पहुंच रहे हैं, ज्यादातर उसमें वेनेजुएला का हिस्सा बहुत छोटा है, महज 1% या 2%। तो ये एक बहाना था। अमेरिका को हमेशा कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढना पड़ता है। कहते हैं ना, ऊंट तंबू में घुस गया तो पहले ऊंट शुरुआत करता है अपना सिर घुसाकर। तो अमेरिका को उस देश में सिर घुसाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है। अगर मैं आपको बताता हूं, आज वेनेजुएला में अगर दुनिया में सबसे बड़ा प्रूवन या अनप्रूवन कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला में है। आंकड़े बताते हैं कि सऊदी से ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है। इसी वेनेजुएला में अगर सिर्फ केले के पेड़ उग रहे होते तो अमेरिका को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता निकोलस मदुरो को लुढ़काने के लिए। वो तो वेनेजुएला में कच्चा तेल है। 1976-77 तक वहां पर अमेरिकन कंपनीज ही कच्चा तेल का खनन करती थी, प्रोडक्शन। एक्सॉन नाम की कंपनी है, मोबिल नाम की कंपनी है, ये सब वहां पर थे। लेकिन 1976-77 की बात है कि वेनेजुएला ने उनको अपने इन तेल फैक्ट्रीज को, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को नेशनलाइज कर दिया और अमेरिका की कंपनीज को आउट कर दिया। उसके बाद से ही अमेरिका जरा नाराज था कि कैसे वापस वेनेजुएला में कुछ करे। तो अमेरिका का एक तरीका होता है हर देश में घुसने का। इराक में उन्होंने कह दिया सद्दाम हुसैन वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। कहाँ उसके बाद दुनिया में IAEA के इंस्पेक्टर्स जो हैं लेंस लेके इराक में घूम लिए, उनको वहां पर किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस नहीं मिला जी। तो लेकिन अमेरिका में अच्छी बात भी है, कई जगह प्रलोभन लेके घुस जाता है। मिस्र की बात आप देख लीजिए। मिस्र पूरी तरह से रशियन इन्फ्लुएंस में था। मिस्र की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी पूरी तरह से रशियन इक्विपमेंट में थी जी। और 1973 में जब यौम किपुर वार हुआ उसके बाद अमेरिका ने अपना ध्यान किया मिस्र पर केंद्रित। मिस्र के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को अमेरिका में उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई लिखाई करा दी, अमेरिका में उनको प्रॉपर्टीज दे दी और ये कह दिया कि अब से रशिया से कोई हवाई जहाज, टैंक, तो बख्तर-बगन गाड़ी या फ्रिगेट मत लो, रशिया से मत लो, अमेरिका से ले लो। और आज की तारीख में अब्राहम एकॉर्ड साइन करा रहा है। तो करोड़ों रुपए, अरबों, बिलियंस ऑफ डॉलर पंप इन हो रहा है मिस्र में। अभी अब्राहम एकॉर्ड साइन करने के लिए वो सऊदी को पकड़ा हुआ है, UAE को पकड़ा हुआ है कि इजराइल को मान्यता दे दो। एज ए रिजल्ट अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी में और आने वाले दशकों तक सऊदी में सिर्फ उन्हीं का किंग, सिर्फ उन्हीं का प्रिंस रहे और डेमोक्रेटिकली कोई भी और सत्ता परिवर्तन ना हो।
तो ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर वो दुनिया में अपनी साख को या अपनी जो कहते हैं ना ऐंठन को बना के रख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ड्रग माफिया वाला आरोप महज एक मुखौटा है, जिसके पीछे असली खेल एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व को फिर से स्थापित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप प्रशासन मदुरो के बहाने उस एंटी यूएस ब्लॉक को ध्वस्त करना चाहता है जो कि अमेरिका की नाक के नीचे दशकों से पनप रहा था। ये हमला दरअसल उस देश के लिए, उन देशों के लिए एक कड़ा संदेश है जो कि अमेरिकी डॉलर और उसकी नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। असल नीति वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर फिर से नियंत्रण पाने और मदुरो जैसे असुविधाजनक नेता को रास्ते से हटाकर एक प्रो यूएस सरकार बैठाने की है। इस दुस्साहसी कदम ने मॉस्को और बीजिंग के गलियारों में भी भारी तनाव पैदा कर दिया। रूस और चीन के संभावित एक्शन पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया में फिलहाल चीन का दबदबा है, रूस का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अमेरिका यही कोशिश कर रहा है कि हर जगह से रूस के इन्फ्लुएंस को खत्म किया जाए। अगर आप देखें, हम पश्चिम एशिया के देशों की तरफ देखें, गल्फ देशों की बात करें, तो आज से 20 साल पहले तक रूस का काफी इन्फ्लुएंस था। मिस्र रूस के साथ था, सीरिया, इराक रूस के साथ थे। अब आस्ते आस्ते अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सारे देशों को तोड़कर अपनी तरफ कर लिया। सीरिया एक देश था जो कि अमेरिका के साथ नहीं था, रूस के ज्यादा पास था। लेकिन जैसे अभी बात कर रहे थे कि अल शारा गोलानी का इस्तेमाल करके CIA ने, यानी अमेरिका ने सीरिया से बशर अल असद को भगा दिया। अब सीरिया भी अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। एक देश बचा है ईरान, पश्चिम एशिया में, गल्फ कंट्रीज में। ईरान जो है आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में अभी तक अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अमेरिका के विरोध में भी चला जाता है। अब अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट ईरान है। तो अमेरिका ने तय कर लिया है कि दुनिया के सारे देशों को वो अपने साथ रखेगा, अपने अधीनस्थ रखेगा। जी सर, आपने दुनिया के सारे देशों की बात की। इसमें अगर इंडिया और अमेरिका रिलेशंस पर भी बात करें, जैसा कि आपने बताया कि वो रूस के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है, तो इसका प्रेशर तो उसने इंडिया पर भी काफ़ी डाला कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए, और कहीं ना कहीं जो टैरिफ पनिशमेंट हुआ वो इसके ही विरोध में था। एकदम। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूर चला जाए। डेफिनेटली भारत रूस से इतनी बड़ी तादाद में अस्त्र शस्त्र ना खरीदे। तो अब अमेरिका कहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, भारत उसकी जो पेमेंट करता है उस कमाई से रूस जो है यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। इससे ज्यादा गलत बयानबाजी हो ही नहीं सकती। भारत जाहिर बात है रूस से कच्चा तेल खरीदता है क्योंकि देश के हक में है। रूस हमें प्रति बैरल जो पश्चिम एशिया का क्रूड ऑयल है उसके तुलना में रूस हमें पर बैरल $4 से $5 सस्ता देता है ब्रेंट क्रूड के तुलना में। तो हम रूस से लेते हैं, उसके बदले रूस को हम रुपया देते हैं। अब ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमने कच्चे तेल की पेमेंट रूस को रुपये में की है तो वो रुपया रूस किस देश को बेचकर यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। क्योंकि भारत के रुपये से रूस क्या पश्चिमी देश से, क्या यूरोप के किसी देश से, या जापान से, दक्षिण कोरिया से, ताइवान से, कहीं से भी भारतीय रुपया देके अस्त्र शस्त्र या दूसरे सपोर्ट सिस्टम खरीद सकता है? नहीं, जाहिर बात है नहीं। और तो और भारत से रूस जो रुपया कमाता है कच्चे तेल के बदौलत, वो रुपया रूस चीन को देकर चीन से भी हथियार नहीं ले सकता, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि ये सारे देश, चाहे ईरान हो चाहे चीन हो, अगर रूस उनसे कुछ खरीदता है तो ये सारे देश क्या चाहते हैं कि पेमेंट जो है डॉलर में हो, यूरो में हो, पाउंड में हो। विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन के लिए मदुरो सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि पश्चिमी गोलार्ध में रूस की सबसे बड़ी रणनीतिक और सैन्य चौकी थी। रूसी रक्षा मंत्रालय के करीबी सूत्रों और विशेषज्ञों का मानना है कि इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग मानकर रूस अब इसका जवाब यूक्रेन या बैलिस्टिक देशों में अपनी आक्रामकता बढ़ाकर दे सकता है। वहीं चीन, जिसने कि वेनेजुएला के तेल और बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश किया, इस कार्रवाई को अपने आर्थिक हितों पर सीधा हमला मान रहा है। सैन्य रणनीतिकारों का अनुमान है कि चीन अब तक
दक्षिण चीन सागर में अपनी सक्रियता बढ़ाकर अमेरिका पर दबाव बनाएगा, जिससे दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर धकेल दी गई। कुल मिलाकर 3 जनवरी की इस कार्रवाई ने एक ऐसा जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया जिसे वापस बंद करना नामुमकिन होगा। ट्रंप ने भले ही मदुरो को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की राय में ये जीत बहुत महंगी पड़ सकती है। आज वेनेजुएला की गलियां खामोश है, लेकिन ये खामोशी उस तूफान की आहट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और संप्रभुता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। अब दुनिया इस डर में है कि क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए है, क्योंकि अब ये तो साफ हो गया कि ताकतवर देश अपनी नीतियों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वेनेजुएला का भविष्य अब काराकास की जनता नहीं, बल्कि वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग के बीच होने वाला महाशक्ति संघर्ष तय करेगा। सलाखों के पीछे बीत रहा 5 सालों का लंबा वक्त, इंसाफ की उम्मीदों में दी गई अनगिनत दलीलें और कानून की सख्त पेचीदगियां सोमवार 5 जनवरी 2026 की सुबह दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश में मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ऐसी ही एक इबारत लेकर आया जिसने कानूनी गलियारों से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल तेज कर दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया कि जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, यूएपीए जैसी एक गंभीर धाराओं का हो तो कानून के तराजू हर तरफ, हर आरोपी एक ही पलड़े में नजर आएंगे और कोई यहाँ पर छोटा बड़ा गरीब अमीर नहीं होगा। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस हाई प्रोफाइल मामले में फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि 5 अन्य आरोपियों के लिए जेल के दरवाजे मानो खुल गए हों। अदालत के इस फैसले के केंद्र में भूमिका का सिद्धांत सबसे अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि इस साजिश में सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है, इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने की सबसे बड़ी वजह उनकी कथित मुख्य भूमिका रही। कोर्ट ने माना कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता और उनकी सक्रियता भागीदारी अन्य 5 आरोपियों से अलग बनाती है इन लोगों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यह कठोर टिप्पणी भी की, सिर्फ लंबे वक्त तक जेल में रहना यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में जमानत का एकमात्र आधार बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने इन्हें थोड़ी राहत देते हुए ये जरूर कहा कि गवाहों की पूरी जांच के बाद ये 1 साल बाद दोबारा निचली अदालत का रुख कर पाएंगे। दूसरी ओर गुलफिशा, फातिमा, मरीन, हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिलने के पीछे कोर्ट का तर्क ये रहा कि उनकी भूमिका मुख्य साजिशकर्ताओं के बजाय सहायक यानी कि असिस्टेंट के रूप में अधिक प्रतीत होती है। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर सभी को एक ही श्रेणी में रख दिया गया तो ये मुकदमे से पहले लंबे वक्त तक हिरासत में रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा, जो कि न्याय संगत तो बिल्कुल नहीं है। इन 5 को इस शर्त पर जमानत दी गई कि मुकदमे की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित बिल्कुल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सिर्फ आरोपियों को ही नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की भी खिंचाई की। अदालत ने अभियोजन पक्ष को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में मुकदमे में होने वाली देरी को ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाए। अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वे उमर और शर्जील मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से विचार करें। 2020 से शुरू हुआ ये कानूनी सफर अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां 5 लोग खुली हवा में सांस तो लेंगे, लेकिन 2 मुख्य चेहरों के लिए कानूनी जंग और लंबी हो गई। और नजर अब खेल जगत पर। बांग्लादेश में क्रिकेट और राजनीति का विवाद तेज हो गया। सरकार ने देश में आईपीएल 2026 का प्रसारण बैन कर दिया है और ये कदम उस समय आया जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत 26 मार्च से होने वाली है और फाइनल का मुकाबला 31 मई को खेला जाना था। विवाद की जड़ में है बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। 3 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा दबाव के बीच बीसीसीआई ने केकेआर को आदेश दिया कि मुस्तफिजुर को रिलीज किया जाए। सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने इसे राजनीतिक कदम माना और आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा दिया। देश के लाखों फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। जाहिर तौर पर आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान का ना होना गेम को प्रभावित कोलकाता नाइट राइडर की दृष्टि से जरूर करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजने से भी इनकार कर दिया। टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। बांग्लादेश के सभी 4 ग्रुप मैच भारत में निर्धारित हैं। 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और 1 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश में पिछले 16 दिनों में 4 हिंदुओं की हत्या की खबरें सामने आई। इस पृष्ठभूमि में
बोर्ड का रुख साफ है कि टीम भारत नहीं जाएगी। क्रिकेट अब सीधे राजनीतिक विवादों और सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित होता नजर आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत में मैच नहीं खेलेगा, इस बात की भी चर्चा तेज थी। भारत पाक मुकाबला अब श्रीलंका के कोलंबो में रहेगा। अगर बांग्लादेश अपने मैच भी शिफ्ट करता है तो ये दूसरी टीम होगी जो कि राजनीतिक तनाव के कारण भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया। हर टीम अपने ग्रुप में 4 लीग मैच खेलेगी। सुपर 8 में हर ग्रुप में से 2-2 टीमें पहुंचती नजर आएगी। विशेष ध्यान ग्रुप सी और ग्रुप डी पर है। इन ग्रुपों में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान अब तक किसी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में नहीं पहुंचे हैं और ये T20 वर्ल्ड कप उनके लिए खास रहने वाला है। कुल मिलाकर बांग्लादेश का ये कदम क्रिकेट और राजनीति के टकराव को सामने लाता है। IPL बैन और वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार ने दक्षिण एशियाई क्रिकेट को एक नई चुनौती दी। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश अपने फैसले पर कितना कायम रह पाता है या विवादों को सुलझाने का कोई नया रास्ता खोजता नजर आएगा। और अंत में नजर आपकी जेब पर। बजट का वो जादुई पिटारा जिसमें 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें और मिडिल क्लास के सपने कैद होते हैं, एक बार फिर खुलने को तैयार है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में अपना बजट पेश करेंगी तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी टैक्स के मोर्चों पर कोई बड़ा धमाका होगा। पिछले साल 12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री करके सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था उसने मध्यम वर्गीय परिवारों को उम्मीदों के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस बार बजट इसलिए भी ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि दशकों पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बनने जा रहा है और इसकी जगह पूरी तरह से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेगा। नए एक्ट का मुख्य उद्देश्य टैक्स की जटिलताओं को खत्म कर उसे सरल बनाना है ताकि एक आम आदमी भी बिना किसी उलझन के अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार नई टैक्स रेजिम के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए करने की नई योजना है। अगर ऐसा होता है तो 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करोड़ों लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की झंझट से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी आने की प्रबल संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG की टैक्स फ्री सीमा को 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जिससे कि छोटे और मंझोले निवेशकों की बचत में इजाफा होने वाला है। बजट में केवल टैक्स की दरें नहीं बदलेंगी बल्कि आपकी जेब पर पड़ने वाले रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब भी बदलने वाला है। माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार मोबाइल फोन के पार्ट्स, चार्जर और लिथियम आयन सेल पर सीमा शुल्क घटा देगी, जिससे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ ही सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर पैनल लगाने की और नई टेक्नोलॉजी की ओर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सोलर पैनल और इससे जुड़े उपकरणों पर भी बड़ी राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियां, विदेशी शराब, सिगरेट और इम्पोर्टेड ज्वेलरी पर टैक्स की कैंची चल सकती है, जिससे ये चीजें और महंगी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया इनकम टैक्स कानून और 1 फरवरी का ये बजट मिलकर तय करेंगे कि आने वाले साल में आम आदमी की थाली में कितनी राहत होगी और देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से दौड़ने वाली है। बहरहाल तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए जरूरी है। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.